आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 36 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 35 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 36। मॉडल सेट नंबर 36 के अंदर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आए हैं। ऐसी वीडियो मैं मॉडल सेट भरी लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। मैं शुरू करता हूं हमारा मॉडल सेट नंबर 36। पहला प्रश्न देखें मॉडल सेट नंबर 36 का। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। जो क्रेस्कोग्राफ है ये बताना इसका आविष्कार किसने किया था। पहली बात तो क्रेस्कोग्राफ क्या है। क्रेस्कोग्राफ भाई ये पौधों की वृद्धि को मापता है। किसकी? पौधे की वृद्धि को मापता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, तो ये मापने का यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ प्लांट्स की वृद्धि मापने का यंत्र है और इसका आविष्कार किसने किया था? इसे बनाया किसने था? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। यह एक प्रकार के यंत्र है जो प्लांट्स की वृद्धि को मापता है, प्लांट्स की ग्रोथ को मापता है। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या हमारा? रेडार का पूर्ण रूप क्या है। यानी रेडार है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। रेडार की फुल फॉर्म क्या है ये देखिए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार की फुल फॉर्म ये है भाई, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला है पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया जाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, कोई भी सब्सटेंस लगा लो, पदार्थ लगा लो। अम्ल यह मतलब क्या होता है? एसिड, यानी एसिड है वो। अक्षारीयता यानी बेस। ये कौन बताएगा कि ये एसिड है या बेस है? ये बताता भाई पीएच मान। पीएच मान एक प्रकार का स्केल होता है ये, जिस पर हम ये पदार्थ रखेंगे ना उसको बताएगा। मतलब एक ये होता है 0 से 14 तक। बीच में एक होता है भाई 7। यानी यहाँ से तो एसिड होता है ये यहाँ तक, और यहाँ बेस होता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है। यहाँ पर ये न्यूट्रल होता है भाई, एन न्यूट्रल। तो इस साइड जाएंगे है ना स्केल के 0 साइड, तो एसिड का रेट है, मतलब एसिड सब्सटेंस है वो बढ़ेगा। मतलब एसिड ज़्यादा मतलब वो होगा प्योर, और इस तरफ आएंगे एसिड कम प्योर मिलेगा। इस तरफ बेस मतलब स्केल के इस तरफ जाएंगे 14 की ओर, तो बेस ना स्ट्रोंग बनेगा, स्ट्रोंग बेस पाएगा आपको। और इस तरफ आएंगे तो वीक बेस मिलेगा। तो ये पीएच मान होता है जो किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेस का पता लगाता है, यानी आकलन करता है। अगला प्रश्न देखिए भाई। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। यानी जो समुद्र में मतलब ये बताना है साल्ट बताता है। कौन प्रदर्शित करता है, यानी कौन बताता है समुद्र में कितना साल्ट है। मतलब नमक, वाटर लेंगे हम समुद्र का तो लवणता को बताता है। कौन सा बताता है भाई? प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। ये भाई समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, आइसोहेलाइन। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो वाटर जेट तकनीक बताना है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अग्निशमन में। यानी ये फायर ब्रिगेड होती है ना, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? फायर ब्रिगेड के अंदर। जो वाटर जेट होते हैं, यानी कहीं पे आग लग जाती है तो
बहुत ही प्रेशर की जरूरत पड़ती है पानी को वहां तक पहुंचाने में, तो हाई अग्निशमन, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है वाटर जेट तकनीक का फायर ब्रिगेड में, यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, हारोलॉजी के अंतर्गत हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो हारोलॉजी एक प्रकार की टर्म है ये, इसके अंदर हम बताएंगे किसका अध्ययन करते हैं। समय मापक का, भाई समय को मापने का जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो हम पढ़ेंगे, तो ये हारोलॉजी के अंदर आता है, हारोलॉजी, ये आप ध्यान रखना। घर्षण व स्नेह का अध्ययन है, मतलब घर्षण होती है और स्नेहक होती है, ये बताना ये किसके अंदर आते हैं, हम पढ़ेंगे तो ये किसके अंदर आएंगे। कोई टर्म कोई साइड होगी तो वो बताना भाई वो साइड क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी भाई ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी कहलाएगी। घर्षण व स्नेहक को अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, यानी गति के नियम जो लॉ ऑफ मोशन है ये बताना भाई उनको किसने दिया, किसने उसको बताया है, एक्सप्लेन किया, तो भाई न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादन किया है भाई, ये आप ध्यान रखना। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अगला देखिएगा, पारसेक इकाई है यानी यूनिट है भाई। पारसेक किसकी यूनिट है ये बताना भाई, दूरी की। भाई दूरी को मापते हैं तो पारसेक द्वारा ये डिनोट की जाती है, यूनिट होती है। कोई भी डिस्टेंस निकलेगी उसके पीछे पारसेक इकाई यानी लिखा जाएगा। ये दूरी का भाई इकाई, किसकी इकाई है, दूरी की, ये आप ध्यान रखना। 1 जूल बराबर होता है, यानी 1 जूल कितने के बराबर होता है, 1 जूल, ये बताना इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू कितने के होता है, 10 की पावर 7 अगर 10 की पावर 7 अगर 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अगर, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल किसके बराबर होता है ये बताना भाई। एक बैरल किसके बराबर होता है, 10 डेसिबल, 10 डेसिबल, ये एक यूनिट है भाई डेसिबल, जो डिनोट की जाती है डेसिबल। एक बैरल किसके बराबर होता है, 10 डेसिबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, यानी जो नमी होती है ना, नमी, ह्यूमिडिटी, तो वो बताना भाई किसके अंदर मापी जाती है, यंत्र बताना है जिसके अंदर ये आर्द्रता मापी जाती है। तो भाई ये होता है हाईग्रोमीटर से। हाईग्रोमीटर से आर्द्रता यानी जो नमी होती है वो मापी जाती है, यानी हवा में कितनी नमी है, कहीं पर भी मापी जाती है कि इसके अंदर कितनी नमी है। तो ये हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है। जो प्रथम न्यूटन का पहला नियम है ये बताना, वो भाई किसको एक्सप्लेन करता है, जो न्यूटन का पहला नियम बताना किसको एक्सप्लेन करता है, जड़त्व के नियम को। जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम गति नियम को बताता है। न्यूटन का जो पहला नियम है वो भाई जड़त्व के गति नियम को बताता है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, जो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी हमारी धरती है, उस पर भाई ये बताना है जी का मान यानी ग्रेविटी का मान। जो ग्रेविटी है ये बताना भाई उस पर जी का मान कितना होगा, वो भी केंद्र में। केंद्र क्या होता है, हमारे सेंटर में। ये अब सेंटर में बताना भाई कितना होता है, ये भाई 0 हो जाएगा।
ये हमारी सतह लगा लो पृथ्वी की, जितना हम सतह से ऊपर जाएंगे या सतह के नीचे जाएंगे तो भाई जी का मान घटेगा। ये आप ध्यान रखना, जी का मान घटेगा। ऊपर की ओर जाएंगे जी का मान घटेगा, कहीं ना कहीं पर जीरो होगा। वैसे ही हम पृथ्वी के सेंटर में जाएंगे, केंद्र में जाएंगे तो जी का मान जीरो हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। जब कोई वस्तु पर ना, दोबारा पढ़ेंगे तो 1 मिनट हटो भाई। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, यानी जो कोई भी वस्तु लगा लो, कोई भी यार, कोई भी लगा लो यार, वस्तु में बाल लगा लो, हम कोई ऐसे समझ लो, हम कोई गेंद ले रहे हैं, बाल ले रहे हैं, हम ऊपर से ऊंचाई से, हाई ऊंचाई से मतलब बहुत ही ऊंचाई से गिराएंगे तो ये बताना उसका जो भार है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो भाई परिवर्तनशील, यानी वो जितनी ही तेजी से नीचे की ओर आएगी तो उसका जो भार है, वजन है, वो भाई बदलता रहेगा, एक जैसा सामान्य नहीं रहेगा, वो भाई चेंज होता रहेगा ऊपर नीचे। ये आप ध्यान रखना। यानी ये हम एक लिफ्ट का भी उदाहरण ले सकते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसका भार परिवर्तन होता है। ये आप ध्यान रखना, परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखो हवा में है भाई, एक तो लोहा है एक लकड़ी है, वो समान ऊंचाई पे है, समान ऊंचाई पे है। तो ये बताना है, एक तो हमारी लोहा है एक लकड़ी है, लकड़ी के समान भार की गेंद है, मतलब गेंद रखी गई है लकड़ी के समान भार की, और वो समान ऊंचाई पे गिराई जाती है, मतलब दोनों एक ही ऊंचाई पे से गिराई जाती है। तो बताना क्या होगा, क्या होगा भाई, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जो हमारे पास लकड़ी की गेंद है ना वो तो बाद में गिरेगी, जो लोहे की गेंद है ना वो पहले गिरेगी, क्योंकि लोहा अधिक भारी होता है, हैवी होता है। जो लकड़ी की गेंद है वो भाई थोड़ी लाइट वेट में है तो वो कम गिरेगी, कम मतलब कम नहीं, थोड़ी देर में गिरेगी, समय लगाएगी। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है, निर्वात में लोहे लकड़ी, निर्वात क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को ले जाना, लोहे की वस्तु और लकड़ी को ले जाएंगे। इस प्रश्न में निर्वात में लोहे और लकड़ी की एक समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, निर्वात में बताना। अब निर्वात क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को पहुंचाना। तो क्या होगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, यानी दोनों मतलब बताना है एक समान ऊंचाई से गिराई जाएगी। और निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद है, तो ये बताना वो ऊंचाई से गिरेगी तो पहले कौन सी पहुंचेगी। तो भाई पहले दोनों पहुंचेगी, मतलब दोनों ही समान समय पर धरती पर टच होगी। ये आप ध्यान रखना। अगला है, भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है ये बताना भाई, इसे एक्सप्लेन करना। भारहीनता को गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी होता है उसे जीरो, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, उसे भारहीनता कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण, जो वर्षा होती है यानी बूंद होती है, बारिश होती है, रेन होती है, ये बताना है वो गोलाकार स्थिति में क्यों होती है, गोलाकार आकृति में क्यों होती है, वो भाई ट्रायंगल के साइड में क्यों नहीं होती और रेक्टेंगल की तरह क्यों नहीं होती, वो गोल ही क्यों होती है, वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। जो उस बूंद पर लगता है ना, जो बारिश पे की बूंद पे ड्रॉप होती है, ड्रॉप है उस पे लगता है, वो उस बूंद को गोलाकार बना देती है, उस पर भाई पृष्ठ तनाव लगता है,
पृष्ठ तनाव लगता है, ये आप ध्यान रखना। तो भाई मॉडल सेट नंबर 36 के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको ये सब करवा दिए हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। वीडियो को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे डालूं तो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं भी ये कह सकूँ भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको मतलब पसंद आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।